सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लेक्चर 2 के बारे में। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन जहाँ पर नॉर्मल पब्लिक ने कैसे एक सिस्टम के साथ साथ वहाँ के राजा को भी लॉक आउट कर दिया था। तो सबसे पहले हम वहाँ का ब्रेकडाउन देखते हैं इस चैप्टर का, फिर उसके बाद हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया है, तो अगर जो अभी आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन देखिए। और ये जो आपके सामने 6 टॉपिक्स दिख रहे हैं, इन 6 टॉपिक्स पे हम चर्चा करेंगे। और ये इस 6 टॉपिक्स पे 6 वीडियोस होने वाली हैं और इन 6 वीडियोस पे बात करेंगे और इसी के साथ द चैप्टर का एंड कर देंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर होने वाली है, ये तो मैं कह सकता हूँ। तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस टाइम पे, मीन 1775 से 1800 के बीच में, वो कैसी थी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। जो किंग का बैकग्राउंड था, सबसे पहले होता है ना कि हर चीज़ होती है, कोई घटना घटती है, सबसे पहले लीडर को पकड़ा जाता है। तो वही सिचुएशन थी। सबसे पहले यहाँ पर किंग के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो आप पहले मुझे बताइए कि वहाँ के किंग का नाम क्या था और वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था और वो वहाँ का किंग कब बना। ये मैंने इंट्रोडक्शन में कवर किया हुआ है। अगर जो नहीं मालूम है तो ये सामने आपके रखा हुआ पॉइंट, इससे देख लीजिए। हाँ, तो अभी जो वहाँ का किंग था वो 1774 में वहाँ का किंग बना था और किंग का नाम था लुई 16। और 16 क्या, ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ था। तो उसकी जो शादी हुई थी, उसकी शादी उसकी पड़ोसन से हुई थी। पड़ोसन कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया फ्रांस का पड़ोसी देश है, इस वजह से मैंने बोला पड़ोसन, कुछ और मत समझिएगा। तो मैरी एंटोनेट कौन थी? वहाँ की ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और अब वो रानी कहाँ की बन गई थी? फ्रांस की। और अब आप एक बार मुझे बताइए कि लुई 16 की वाइफ का क्या नाम था? बताइए, कमेंट में डालिएगा, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। तो जो डेप्थ था ना, ये डेप्थ भी एक रीजन रहा है वहाँ के रिवॉल्यूशन का। तो क्या हुआ था कि जो फ्रांस के ऊपर उस समय से जब राजा बना था तो 2 अरब लिब्रे का उसके ऊपर कर्ज था, यानी डेप्थ था। अब वहाँ पर राजा ने एक चालाकी नहीं, बेवकूफ़ी। वो सोच रहा था मैं तो चालाक हूँ, लेकिन उसने एक बेवकूफ़ी करी, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी। बेवकूफ़ी क्या करी उसने कि उसका एक दोस्त था अमेरिका और उसका विरोधी देश था, मीन्स उसका एक दोस्त अमेरिका, विरोधी देश यानी दुश्मन ब्रिटेन। अब सिचुएशन क्या थी कि जो अमेरिका था, अमेरिका की 13 टेरिटरीज़ जो थी, कॉलोनीज़ थी, वो किसने कब्जा की हुई थी? वो ब्रिटेन ने कब्जा की हुई थी। और वो फ्रांस का दुश्मन था। तो फ्रांस ने कहा कि चलिए अमेरिका की मदद की जाए, क्योंकि उसको मौका चाहिए था कि वो भिड़े किस तरीके से, मीन्स खुद ना भिड़े, दूसरे को भिड़ा दे पैसे देके। सिचुएशन ये थी कि उसके ऊपर 2 अरब लिब्रे का कर्ज था। अब उसने अपने दोस्त की मदद करी, अब उसके पास 3 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। ये क्या हुआ? ये तो सिचुएशन अलग हो गई। तो मीन्स ये वाली सिचुएशन थी कि मैं गरीब तो हूँ ही, लेकिन मैं दिखना नहीं चाहिए गरीब। मीन्स सामने वाले को मैं अमीर ही दिखूँ जबकि मेरे पास पैसा ना हो। ये तो वो वाली बात हो गई। एक मीम है ना कि ये जो गरीब हो करे है ना, यो साड़ा अपनी आदतन तो गरीब हो करे है। ये वो वाली मीम आ गई यहाँ पे। तो ये सिचुएशन थी वहाँ की। तो लिब्रे क्या था, मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। लिब्रे वहाँ की करेंसी थी जो कि 1793 में बंद हो गई थी। तो राजा जो था वह, उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला कैसी ज़िंदगी जी रहा, मेरी प्रजा से हमें मतलब नहीं है, मुझे जीवन मस्त चाहिए, मुझे ज़िंदगी मस्त चाहिए। वो वाली सिचुएशन थी। जब वहाँ पर लोग तरस रहे थे ब्रेड के लिए, तब राजा अपनी गोवा वाली ज़िंदगी जी रहा था। राजा सोच रहा था मैं तो गोवा वाली ट्रिप में आया हुआ हूँ। उसको एकदम लग्जरी लाइफ चाहिए थी। और वो कहाँ रहता था? वो याद रखिएगा, वो प्लेस ऑफ वर्साई, यानी वर्साई के किले में रहता था। तो महल में रहता था, किला नहीं, महल में रहता था। उसी के साथ अगली स्लाइड हम देखते हैं कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो कैसे चलती थी। वहाँ की गवर्नमेंट चलती थी, वो लोन लेना पड़ता था। ऑब्वियसली लोन किससे लेती थी? वहाँ की जो लैंडलॉर्ड हुआ करते थे उन्हीं से यूजुअली वो गवर्नमेंट थी वो लोन लेती थी। उल्टा सिचुएशन है यहाँ पर, गवर्नमेंट से लोग लोन लेते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ रहा है लैंडलॉर्ड से। और जो लैंडलॉर्ड थे वो उन पर 10% का इंटरेस्ट लगाते थे। क्रेडिट कार्ड वाले सोच रहे होंगे
अलग ही सिचुएशन है, वो खुद ही शर्मा जा रहे होंगे कि क्या चल रहा है भाई इस देश पे। छोड़िए इसको, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सिचुएशन वहाँ फ्रांस की थी। तो गवर्नमेंट करती क्या थी, जो पैसे आते थे तो सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे एक साइड से एक रिवर बीच में है, एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करना है, बीच में केवल एक पतली सी लकड़ी लगी हुई है, उससे एक बंदा क्रॉस कर रहा है। मीन्स ऐसी सिचुएशन थी कि वो क्रॉस कर रहा है, अगर जो इधर गिरा तो खतरा, उधर गिरा तो खतरा। हाँ, तो वो क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन थी। मीन्स जो आ रहा था वो जा रहा था, आ रहा है जा रहा है। मीन्स जैसे एक वो होता है ना कि पानी वाला पाइप, तो पाइप से इधर से जितना एंटर कर रहा है उतना ही उधर से एग्जिट कर रहा है। ये वाली सिचुएशन उस टाइम पे फ्रांस की थी। तो इनकम बिल्कुल थी नहीं, आ रहा था जा रहा था, पैसा जो आ रहा था वो सब। तो फ्रेंच सोसाइटी उस टाइम पे कैसी थी, ये आपके सामने एक देखिए पिक्चर आई हुई है ऊपर से गिर के। हाँ, इस तरीके की वहाँ पर सोसाइटी डिवाइड थी। 1775 के बाद की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेट था क्लर्जी, यानी जिसमें पॉप आता है। जैसे हर एक धर्मात्मा होता है एक रिलीजन में, वैसे ही यहाँ पर कौन था, पॉप, पादरी, हिंदी में बता दिया हूँ, पादरी तो हुआ करते थे। तो फर्स्ट स्टेट में ये लोग आते थे। सेकेंड स्टेट में राजा के रिलेटिव और राजा का परिवार और स्वयं राजा भी, राजा को मत हटाइएगा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नोबेलिटी में ये लोग आते थे। और थर्ड स्टेट यानी वहाँ के सिटीजन के गुजरे लोग, वो भी आते थे। तो उसमें कौन थे, बिजनेसमैन्स थे, पीजेंट्स थे। पीजेंट्स यानी जो दूसरे के खेत में काम करते थे, उनको उसके पैसे मिलते थे। और फार्मर जिनकी खुद की जगह होती थी वो अपने खेत पे काम करते थे। आर्टिस्ट और इस टाइप के लोग उसमें आया करते थे। तो और एक चीज़ थी वहाँ पर, जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना, वो इस टाइप के बंदे थे कि एक कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो, उसमें कोई सीरियस ना हो, केवल एक बंदा सीरियस हो, वो ही केवल काम करता हो, बाकी सब तो ऐश कर रहे हैं, मस्त चिल कर रहे हैं। अरे जो होगा काम वो कर तो रहा है, हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो उस तरीके से था वहाँ की जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वही सारा टैक्स पे किया करते थे। अब कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको रिमेंबर करने, कर पाएंगे। तो ओल्ड रिजाइम क्या हुआ करता था, ओल्ड रिजाइम एक ऐसी एक ऐसा गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम था जो 1793 यानी लुई 16 के पहले का हुआ करता था। न्यू रिजाइम आ गया, ओल्ड रिजाइम का उल्टा न्यू रिजाइम, तो वही चीज़ थी। 1789 यानी रिवॉल्यूशन से पहले का रिजाइम, 93 नहीं 89। तो ये सिचुएशन थी। तो वहाँ की जो 90% पीपल थे वो क्या थे, पीजेंट, यानी कुछ लैंडलॉर्ड होते, उनके खेत में कुछ काम करते, वो पीजेंट्स थे, उनको उसकी तनख्वाह मिलती थी। उस टाइप के लोग हुआ करते थे। तो जो 60% जो वहाँ की जगह थी, समझिएगा ज़रा, 90% लोग वहाँ के पीजेंट्स थे और वो किस में काम करते थे, 40% जगह में। और 60% जगह जो थी क्लर्क की थी और नोबेलिटी की थी, क्लर्जी की थी और नोबेलिटी की थी। यानी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले 60% जगह थी और 40% जगह थर्ड स्टेट वालों की थी। और थर्ड स्टेट वाले टैक्स पे करते थे, और जो थर्ड स्टेट वाले ही थे उनमें से 90% जो उनकी जगह थी, 40% जगह उसमें 90% वर्कर काम करते थे। यानी 10% ही केवल ऐसे लोग थे जिनके पास खुद की जगह हुआ करती थी उस टाइम पे। समझिए सिचुएशन वहाँ की क्या है। जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे उनको अलग से उनको प्रिविलेजेस मिलते थे। ये तो वाला सिचुएशन है ना, कि जैसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट बन रहा हो, उसमें से एक बंदा बिल्कुल फ्री का मिल रहा हो उसको खाने को। हर ग्रुप में एक ऐसा होता है, हर ग्रुप में होता है, यूजुअली आपके ग्रुप में भी आएगा। जो आपका कोई ग्रुप है तो एक बंदा ऐसा होता है जिसमें जैसे 5 बंदों ग्रुप है, 4 बंदे पूरी मेहनत कर रहा है और एक बंदा जो है वो फ्री का खा रहा है। उसको फ्री, उससे मतलब नहीं तुम कैसे क्या कर रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो बस मुझे चाहिए सारी सुख सुविधाएँ। तो उसे बोलते हैं स्पेशल प्रिविलेजेस। वो किनको मिलते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वालों को। यानी ऐसे समझिए, जो अभी मैंने आपको बताया टैक्स पे करता था ओनली थर्ड स्टेट वाला, और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले आराम से बैठ के खाते थे और वो गोवा वाली ट्रिप में भी जाते थे। हाँ, तो जो इम्पोर्टेंट प्रिविलेजेस थे, वो इम्पोर्टेंट प्रिविलेज था वो ये था कि उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता था फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वालों को। और प्रिविलेजेस ये होते हैं जैसे राजा के बेटा राजा बनेगा, यही सारे प्रिविलेजेस होते हैं। पीजेंट जो थे उनको
लैंडलॉर्ड के खेत में काम करना पड़ता था। यही सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है, जो पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं। जो टैक्स पे करता था वो टेथ जो टैक्स था, दो टैक्स चलते थे वहाँ पर, टेथ और टेल। जो टेथ था वो वहाँ का क्लर्जी ग्रुप था, जो जो चर्च वाले होते थे वो उनसे वसूली किया करते थे। और जो दो तरीके टैक्स थे, एक डायरेक्ट टैक्स उसको बोलते थे टिल, और जो चर्च इनडायरेक्ट टैक्स था वो लगता था उनमें सॉल्ट और टोबैको में, और जो टेथ था वो कौन वसूली करता था, वो करता था केवल चर्च। तो जो थर्ड स्टेट था उसके ऊपर पूरा टैक्स का बर्डन था। यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो जो लिब्रे था, लिब्रे मैंने आपको पहले ही बताया 1793 के बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। उसके पहले वो वहाँ की करेंसी हुआ करती थी। अब अगले स्लाइड में हम देखो क्या बात करते हैं। वहाँ का सर्वाइवल, जो स्ट्रगल टू सर्वाइवल वाली सिचुएशन आ गई थी, मतलब जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। सोचो, वो तो हर जगह होता है, इसमें क्या नया है। लोग स्ट्रगल करते हैं जीने के लिए, क्या कि वो उनको रोटी मिल जाए बस, ठीक है, सब्जी रोटी मिल जाए। लेकिन वहाँ पर उससे पहले उनके ऊपर एक और बर्डन था कि उनको टैक्स पे करना है। मीन्स रोजी रोटी तो सेकेंड पार्ट बन गया है, लेकिन उनके ऊपर जो फर्स्ट पार्ट था वो वहाँ का टैक्स हुआ करता था, उस पर उनको काम करना था। जो सिचुएशन थी, वहाँ की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से बढ़ के जो 1715 में जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन हो गई थी। अब जो बढ़ गई है पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई 1789 में। यानी सब लोग अन्न पे टूट पड़ रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन आ रही है वहाँ पे। अब वहाँ की ब्रेड का प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सब खाने की डिमांड बढ़ रही है। लोग बढ़ेंगे तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली बढ़नी ही है। एक चीज़ कर सकते थे वो, एक दिन के लिए फास्ट रख के कितना उन्हें बचता है, अपने यहाँ पर हुआ है ना, इस वजह से बता मैंने। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, खाने की किल्लत थी, और जो खाना था वो शॉर्ट पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ की जो फसल थी कई बार बर्बाद हो जाती थी बारिश की वजह से, और कई बार हिल स्टॉर्म हो जाते थे उस वजह से। तो जो ब्रेड के प्राइसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। रानी ने कहा सभी से, सब लोग केक बना के खाओ, बस खाते जाओ। तो जो देखिए यही सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैनी पीपल वर्क एज अ लेबर, वहाँ पर मैंने बताया आपको जो मोस्टली थे पीजेंट्स वगैरह हुआ करते थे, वही सारी चीज़ें थी। वहाँ सूखा पड़ रहा था, इस वजह से वहाँ की जो फसल थी वो बर्बाद हो जा रही थी, और उसी वजह से वहाँ पर भुखमरी आने लग रही थी। इसी बीच में एक न्यू क्लास डेवलप होती है, इसको बोलते हैं द न्यू मिडिल क्लास। 18वीं सेंचुरी में डेवलप होती है फ्रांस में। ये किस टाइप की क्लास थी? इसमें लोगों ने अपने आप को डेवलप किया है थ्रू ट्रेडिंग। लोग जो थे फ्रांस के, उन्होंने ट्रेडिंग शुरू की और उससे अर्निंग शुरू की। ट्रेडिंग की लाइक वूल, कॉटन, सिल्क, इस टाइप की चीजों की ट्रेडिंग की उन्होंने, और अपने आप को डेवलप किया। इसमें इंक्लूड होते थे टीचर्स, लॉयर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ऑफिसर्स। मोस्टली इसमें जो लोग थे वो एजुकेटेड थे। अब एजुकेशन इज द वेपन ऑफ सक्सेस, यू नो। इनका मानना था कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को बेस्ड ऑन बर्थ, वो सही नहीं है। और कुछ लोग जैसे कि जॉन लॉक, जीन जैकस रूसो, मोंटेस्क्यू, इस टाइप के लोग थे। ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, बस ये रील नहीं बनाया करते थे। तो इस टाइप के लोगों का मानना था कि जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये ही होना चाहिए, ना कि स्पेशल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।